हाँ जी बच्चों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और बच्चों, स्कूल एग्जाम्स हो गए खत्म कि नहीं? अच्छा, कल से स्टार्ट है। किसी के सबके अलग अलग होंगे। अच्छा बच्चों, एक ना कल वाली क्लास का टाइम मुझे चेंज करना है। मतलब शायद वो टाइम मैं मॉर्निंग करूंगा 9:15। ठीक है? 9:15 में मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना किसी को? अगर किसी का पेपर है तो बता दो। अच्छा, एग्जाम है आप लोगों का? ठीक है, ठीक है, फिर मॉर्निंग तो नहीं कर सकते इसका मतलब। व्हाट अबाउट फ्राइडे? आपकी छुट्टी खराब होएगी। नेक्स्ट वीक एक एक्स्ट्रा रख लेना, संडे टेस्ट भी है, छुट्टी मत कराओ करो। नहीं फिर, नहीं वो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगी नेक्स्ट वीक। 4 तो वैसे ही होंगी, फिर 5 हो जाएंगी। कल रात का रख लो। ईशांक, रात में भी प्रॉब्लम है आपको? अब कोई तो टाइम बोलो भाई। रात से ही। चलो, मॉर्निंग तो अब एग्जाम है, उसका तो अब कुछ कर नहीं सकते। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं बच्चों। या तो फ्राइडे का बोल दो कोई टाइम। नहीं नहीं, क्लास नहीं कैंसिल हो रही। इधर एनी टाइम ऑन फ्राइडे, या कल रात को 11 बजे। हाँ ईशांक, फ्राइडे रात ठीक है? कोई सो तो नहीं जाता 11 बजे तक? सर, यस। शाम को रख लेते हैं ना, इतनी रात को। नहीं वो मतलब पॉसिबल नहीं है, नहीं तो मैं शाम ही बोल देता। मुझे एक्चुअली कल दोपहर को जाना है दिल्ली। तो मैं जब दोपहर को निकलूंगा फिर वहां पहुंचूंगा। मतलब वो लेट हो जाएगा फिर। तो सर फ्राइडे सुबह सुबह रख लो। सुबह सुबह मुश्किल है भाई। फिर फ्राइडे दिन का टाइम रख लो, कोई क्या प्रॉब्लम है? सर वो बीच में लगाने में मुश्किल होती है। 10 बजे 11 बजे रख लो। हाँ जी सर, वो ठीक है टाइम, वो रख सकते हैं। सर फ्राइडे को सर टेस्ट की तैयारी भी करनी है सर इस हफ्ते।
रोज 3-3 क्लासेस थी तो सर टाइम ही नहीं मिला था। हाँ वो छुट्टी होती तो एक दिन से पूरा मिल जाता ना। वैसे तो हाँ इस जी बार सर। 2 दिन मिल रहे हैं तुम्हें। सर फ्राइडे को मत रखो। कल रात को रख लो सर। सर 10 बजे के करीब रख लो, जहाँ बच्चों की दिक्कत होगी। मैं नहीं रख सकता एक्चुअली। सिचुएशन ये है मेरी कि मतलब मैं दिल्ली जा रहा हूँ और मैं अपने दोनों बच्चों को लेके जा रहा हूँ। माय वाइफ इज नॉट विद मी। तो अब मैं बच्चों को सुलाने के बाद ही आपकी क्लास ले सकता हूँ, और वो 11 से पहले तो नहीं सोएंगे। कर लो यार 11, एक दिन जाग लो इसमें के। रात को लेट जागना सुबह जल्दी उठने से तो आसान ही है। नहीं सर, सुबह जल्दी उठने की आदत है। चलो एक दिन कर लो मैनेज। ओके सर, नो प्रॉब्लम। ठीक है और चलो। सर क्लास खत्म कब होगी फिर? 12:30। ओके। उसके बाद 2 छुट्टियां भी तो हैं, ये भी तो सोचो। तो 2 छुट्टियां कैसे? सैटरडे को भी हमारी क्लासेस है। अच्छा अच्छा, आपकी तो क्लास है सैटरडे, ठीक है सॉरी। मुझे लगा सैटरडे मेरी नहीं है तो आपकी छुट्टी है। हाँ मैं मैसेज कर दूंगा क्लास का, ठीक है फिर भी कंफर्म कर दूंगा। वैसे तो 11 ही है बट आई स्टिल मैसेज। हाँ अभी किसी ने लिखा ना कि घर वाले मानेंगे ही नहीं कि रात को 11 बजे क्लास है, तो मैं मैसेज कर दूंगा। हाँ मुझे सैटरडे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर सैटरडे आप चाहते हो। सैटरडे 12:45। नहीं सर, संडे को टेस्ट है। मतलब आई मेंट कि अगर आपकी और क्लासेस भी हैं तो बीच में मेरी भी हो जाती। सर कल ठीक ऑलरेडी है सर, 3 सर क्लासेस आपका। है संडे अच्छा सैटरडे अच्छा, को। ठीक है चलो लेट इट बी थर्सडे देन, बस सही है। हाँ बच्चों इसमें बताओ ई पार्ट। ऐसा करेंगे कल थोड़ी जल्दी रख लेंगे, ठीक है। आई ट्राई कि 10 बजे से रख लेंगे, फिर कोई इंटरप्शन हुई बीच में तो देखी जाएगी, ठीक है। हाँ जी बच्चों, एक्सरसाइज 0 ई पार्ट बताओ, कोई डाउट? 6th क्वेश्चन सर। तो ये इंटेंसिटी आ गई, इंटेंसिटी को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे πr², 6 क्वेश्चन में। बस यूनिट्स का ध्यान रखना। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ई आर एम एस दिया हुआ है, आपको पूछा है एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एवरेज एनर्जी डेंसिटी, मतलब एक टोटल पूछा है और एक सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा है। तो टोटल तो एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस को सी हो जाएगी, और
जो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वाली है वो इसका हाफ हो जाएगी। सर हाँ जी, सर एक इसमें बड़ी कंफ्यूजन होती है कि सर कहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू पुट करनी है और कहाँ पर सर पीक वैल्यू पुट करनी है। कहाँ एप्सिलॉन नॉट, सर जैसे कहाँ जो आरएमएस, कहाँ आरएमएस और कहाँ पीक, शायद ये कहना चाहते हो। सर एक वो नहीं तो सर एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला। एनर्जी डेंसिटी वाला फॉर्मूला तो वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। हाँ हाँ जी सर, उसमें तो सर मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली वैल्यू पुट करनी होती है। हम्म और सर जो हम ये वाले करते हैं आरएमएस वाले फॉर्मूले से, और वोल्टेज जो हम्म फाइंड करते हैं उसमें वो पीक होती है। नहीं, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कह रहे हो आप। हाफ मतलब ये है फॉर्मूला आपका। आप किस टर्म की बात कर रहे हो, किस में प्रॉब्लम आ रही है, एप्सिलॉन नॉट में या ई में? एप्सिलॉन नॉट में सर। एप्सिलॉन नॉट तो वही वैल्यू रहेगी, उसका आरएमएस से क्या लिंक हुआ? मतलब कोई भी फॉर्मूला हो, एप्सिलॉन नॉट तो वही है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला। नहीं सर, जब हम वेव इक्वेशन लिखते हैं तो सर उसमें भी एक एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं ना सर, ई नॉट पुट करते हैं जो। वो ई नॉट है, डोंट कंफ्यूज एप्सिलॉन नॉट विद ई नॉट। जो वेव इक्वेशन में होता है वो ई नॉट है, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यहाँ पे है ये एप्सिलॉन नॉट है। ये तो अलग क्वांटिटीज है ना। ओके सर, वो सिंबल सेम था ना सर, कंफ्यूजन सी होगी। हाँ हाँ। आगे बचो, एक्सरसाइज 1। इसमें बचो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था। निम्रत हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सर। सी पार्ट भी करना था, यस, मैंने बोला नहीं था क्या सी पार्ट? ओके। हाँ बच्चों, सी पार्ट में कोई डाउट है प्लीज आस्क। फोर्थ क्वेश्चन सर, एक्सेस जीरो के सी पार्ट। चलो एक्सरसाइज 0 कर लो पहले। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद करो क्या होता है। स्पीड इन वैक्यूम अपॉन स्पीड इन मीडियम। स्पीड इन वैक्यूम क्या बन गई, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। स्पीड इन मीडियम क्या बन जाएगी, वो ऊपर चला जाएगा रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। तो ये क्या बन गया रूट के अंदर, म्यू बाय म्यू नॉट इनटू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब व्हाट डज म्यू बाय म्यू नॉट, म्यू आर। व्हाट डज एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर। तो रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर बन गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
हाँ बच्चों, एक्सरसाइज 1 में सी पार्ट में इतने कम डाउट्स जच नहीं रहे मुझे, कुछ गड़बड़ लग रही है। था तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, यस। सी पार्ट में कोई डाउट नहीं है बच्चों? ई पार्ट नाइन्थ क्वेश्चन। ई नॉट दिया हुआ है, इंटेंसिटी निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस स्क्वायर सी से। टेंथ क्वेश्चन हो गया बच्चों। यहाँ पे आपको ये कहा है कि वो रेडिएशन एक एंगल पे गिर रही हैं। फ्लक्स पूछी है, वो यूनिट से आइडिया लग रहा है, बेसिकली पावर पूछी है। तो आपने क्या करना है, ये ये एंगल 30 है। तो बच्चों आपने बिल्कुल वही फ्लक्स वाला ही फॉर्मूला, इसका एरिया वेक्टर बना लो, उसका 60 बन गया। तो जैसे फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी वही अप्लाई हो जाएगा, आई ए कॉस थीटा। बस याद रखना थीटा 30 नहीं है, 60 होगा, कि वो एरिया वेक्टर के साथ होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ, एक इसका जो सेकंड क्वेश्चन था, तो वैसे तो बच्चों इसमें हमारा काम सिर्फ इससे चल जाता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई 100, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम रेट ऑफ एनर्जी फ्लो, मतलब इंटेंसिटी पूछी है मैक्सिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी। ये 100 जो वैल्यू गिवन है वो कौन सी है, वो आरएमएस है, राइट? मैंने बताया था आपको, जब कुछ नहीं मेंशन तो आरएमएस ही होती है। तो 100 इज आरएमएस, तो उससे ई नॉट निकाल के उसमें इधर पुट कर दोगे। तो अब बच्चों ये जो दूसरी वैल्यू है उसका क्या काम था? सबसे पहले तो आप ध्यान से देखो, वो क्या लिखा हुआ है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं लिखा हुआ, मैग्नेटाइजिंग फील्ड लिखा हुआ है। ये बच्चों दो अलग क्वांटिटीज होती हैं। बेसिकली ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड वाला पार्ट कट गया हमारे सिलेबस से।
और इस बात का और आइडिया लग जाता है यूनिट्स देख के। मतलब आप देखो इसके यूनिट्स एम्पेयर पर मीटर हैं। एम्पेयर पर मीटर तो मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट्स नहीं होते, isn't it? तो बेसिकली ये जो क्वांटिटी दी हुई है ना, दिस इज b बाय म्यू नॉट, दिस इज नॉट b, दिस इज b बाय म्यू नॉट। तो अगर आप यहां से b निकालोगे तो यू विल बी एबल टू चेक कि e बाय b की वैल्यू जो है वो c के इक्वली आ रही है। ये बच्चों इसमें क्या 100 को पीक मान के आंसर आ रहा है? बोलो बच्चों। एक मिनट चेक करना बच्चों। करा नहीं लग रहा काम किसी ने। अभी चेक करो फटाफट। हाँ बच्चों, आई थिंक ये इसको पीक वैल्यू लेके ही आंसर आ रहा है। तो बेसिकली जो एक्चुअल आंसर आएगा वो 53 आएगा, है ना? तो वो चेंज कर लो ऑप्शन में।
और कोई क्वेश्चन बचो? डन। ठीक है, ऑलराइट। तो बच्चों आपको याद होगा हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे रिगार्डिंग दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो बच्चों जैसे मान लो, जैसे अभी जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, मान लो वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ठीक है, और एक ही ऑप्शन है 26.5, 53 वाली ऑप्शन नहीं है, तो वो मार्क तो कर ही आओ, है ना, छोड़ के मत आना उसको एट एनी कॉस्ट। ऑलराइट, ये बच्चों हमने लास्ट टाइम कहाँ तक डिस्कस किया था? रेडियो वेव्स तक, ठीक है। तो रेडियो वेव्स आपको लग गया था आइडिया, है ना, कि कैसे अलग अलग टाइप की रेडियो वेव्स होती है, मैंने आपको बताया था, और क्योंकि उनका जो साइज होता है उसके हिसाब से वो कहाँ एंटर कर सकती हैं, कहाँ नहीं एंटर कर सकती। उससे बच्चों जो अगली होती हैं वो है माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ रेंज है 1 mm से लेके 0.1 मीटर तक, मतलब 10 सेंटीमीटर तक। तो 1 mm से लेके 10 सेंटीमीटर तक। तो जैसा मैंने आपको कहा था, आपको वेवलेंथ रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज, प्रोडक्शन, डिटेक्शन एंड यूजेस, सारा कुछ याद रखना है। प्रोडक्शन की मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस आपको ये नाम पता होना चाहिए कि हाँ ऐसा होता है, ठीक है। तो अब ये जो माइक्रोवेव्स हैं ये कहाँ कहाँ यूज होती हैं? एक तो रडार सिस्टम इन नेविगेशन, सबको पता है रडार सिस्टम क्या होता है, जिससे प्लेन्स वगैरह की लोकेशन ट्रेस की जाती है, राइट। फिर स्पीड गन्स इन स्पोर्ट्स एंड ऑटोमोबाइल्स। स्पीड गन से क्या किया जाता है? जैसे क्रिकेट में ये देखना कि बॉलर ने किस स्पीड से बॉल फेंकी है, लॉन टेनिस में देखना कि किस स्पीड से हिट किया है बॉल को, तो उसके लिए भी यूज स्पीड गन्स। पुलिस यूज करती है स्पीड गन्स टू चेक द स्पीड ऑफ द व्हीकल, ठीक है। तीसरा बच्चों माइक्रोवेव से जो हमें समझ आती है एप्लीकेशन, दैट इज माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। तो एक्चुअली स्पीड गन में क्या होता है, मतलब ऐसे, मतलब जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ क्या करते हैं स्पीड गन में। जैसे लेट्स से ये कार है, ये इधर को आ रही है, इधर पुलिस वाला खड़ा है, तो व्हाट ही विल डू इज, ये जो बेसिकली स्पीड गन होती है, इट एमिट्स वेव्स। तो ये वेव ऐसे गई, व्हीकल से टकरा के वापस आ गई। तो डॉपलर का क्वेश्चन याद आ रहा है? बिल्कुल ऐसा, ऐसे क्वेश्चन करते थे ना डॉपलर में, कि टकरा के वापस आ गई तो क्या होगा।
तो बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है कि उसने किसी एक फ्रीक्वेंसी एफ की वेव भेजी उसके डिवाइस ने, वो सामने वाले व्हीकल से टकरा के वापस आई तो उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी एफ डैश हो गई। अब ये जो डिफरेंस आया है, दिस इज लिंक्ड विद द वेलोसिटी ऑफ व्हीकल। तो इससे पता चल जाता है कि कार की क्या स्पीड है। ठीक है, तो बच्चों माइक्रोवेव की एक और एप्लीकेशन जो हमें क्लियरली समझ आती है, दैट इज माइक्रोवेव्स। ठीक है, तो माइक्रोवेव्स में क्या होता है बच्चों, वो भी ईएम वेव्स ही होती हैं। जब हम कहते हैं कि हमने फूड को रखा है माइक्रोवेव के अंदर, तो वो माइक्रोवेव जो होता है, इट एमिट्स ईएम वेव्स। ठीक है, तो इन बच्चों ईएम वेव्स की जो खासियत है वो ये है कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी है, दिस फ्रीक्वेंसी मैचेस विद द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमें पता है कि जब कोई एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाए तो क्या होता है? क्या होगा बच्चों? बीट्स रेजोनेंस। जब एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर जाती है, फिर जो फिनोमिना होता है दैट इज रेजोनेंस। तो वो रेजोनेंस क्रिएट हो जाती है। उस रेजोनेंस के कारण जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट करते हैं, और वो लार्ज एम्पलीट्यूड से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माइक्रोवेव से हाउ आर वी एबल टू हीट फूड। तो बच्चों अगेन नॉट ओनली फॉर योर नॉलेज, जो वाईफाई ब्लूटूथ होता है वो भी माइक्रोवेव्स के अंडर ही आता है, जो उसकी वेव्स होती हैं। ठीक है, एवरीथिंग इज ईएम वेव्स ओनली। इससे नेक्स्ट बच्चों आता है इंफ्रारेड रेज। तो इंफ्रारेड रेज की जो वेवलेंथ रेंज होती है, क्या कैसे हो सकता है, मैं समझा नहीं। वाईफाई की वेव्स, सर हमने माइक्रोवेव का वो देखा अभी, इसमें यूज होता है माइक्रोवेव में भी, और वाईफाई में अगर सेम वेव यूज हो रही है, कनेक्शन भी आ रहा है, तो आप कह रहे हो कि वाईफाई से खाना गर्म हो जाएगा? वो तो डेंजरस नहीं होगी? मतलब उनका अगर इतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट है तो बीच में अगर पानी पड़ा है वो उसको गर्म ही कर देंगे। नहीं 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 नहीं, सी दिस इज अ बिग रेंज। 3 गीगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज है, तो वो बहुत बड़ी रेंज है। तो मतलब वाईफाई तो एक छोटी सी रेंज होगी उसके अंदर। आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा जो मैं बता रहा था। आपने देखा है, मतलब जिन्होंने अभी, मतलब थोड़ा रिसेंटली, अगर आप में से किसी ने इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हो, तो जैसे जियो का या एयरटेल का, वाईफाई के 2 सिग्नल्स आते हैं।
एक पे 2.4 लिखा होता है और एक पे 5 लिखा होता है। राइट? तो वो बताते भी हैं कि हाँ कि 5 पे ज्यादा स्पीड आएगी। एक्चुअली दैट इज नॉट 5G, एक तो वो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर प्रॉब्लम है। तो मतलब आजकल क्या हो गया कि जो वाईफाई के जो मोडेम्स आते हैं उनके 2 एंटीनास लगे होते हैं, मतलब डुअल बैंड एंटीनास कहते हैं उन्हें। तो वो एंटीनास जो हैं वो 2 फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स एमिट करते हैं। तो वन फ्रीक्वेंसी इज 2.4 गीगाहर्ट्ज, अदर फ्रीक्वेंसी इज 5 गीगाहर्ट्ज। तो मैं आपको वही आइडिया दे रहा था ना कि ये माइक्रोवेव्स की रेंज में ही आती हैं ये। नहीं, एंटीना की लेंथ से तो मतलब आप कुछ नहीं बता सकते। एंटीना की लेंथ से तो आपको फ्रीक्वेंसी का कोई आइडिया नहीं लग रहा। ऑब्वियसली एंटीना की लेंथ तो सेम ही होगी। तो मतलब फाइबर का इससे लिंक नहीं है, फाइबर कुछ और चीज है, वो भी मैं बताऊंगा, आगे आएगा। तो नेक्स्ट होती हैं बच्चों इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज होती हैं इन द रेंज ऑफ 1 mm टू 700 mm। उसके करस्पॉन्डिंग इनकी फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई। प्रोडक्शन इज by vibrations of atoms and molecules. Detection is by some these devices, thermopiles, bolometer, infrared photographic film. तो इनके यूजेस क्या होते हैं बच्चों इंफ्रारेड रेज के? बेसिकली इंफ्रारेड रेज की खासियत क्या होती है? इफेक्ट होता है काफी। तो जैसे बच्चों आपने सुना होगा ना, जैसे हम कई बार कहते हैं कि कोई स्पेशली जब कुछ मस्कुलर प्रॉब्लम हो जाए तो बिल्कुल देसी तरीका क्या होता है, हम कहते हैं कि सेक दे दो। राइट? उसका जो थोड़ा एडवांस्ड फॉर्म है दैट इज यूजिंग इंफ्रारेड लैंप्स। तो बेसिकली इंफ्रारेड लैंप क्या करता है, काम वही है कि उसने ये इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करनी है जिनका हीटिंग इफेक्ट होता है। तो वो हीटिंग इफेक्ट से हील हो जाता है। नेक्स्ट होता है बच्चों मेंटेनेंस ऑफ अर्थ टेम्परेचर यूजिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बच्चों क्या होता है, ये सब ने जूनियर क्लासेस में सुना हुआ है कि जैसे अर्थ है उसके ऊपर एक ओजोन लेयर है। तो जो सन से रेज आ रही हैं, सन से तो जो ईएम वेव्स आ रही हैं वो हर टाइप की आ रही हैं। तो ये ओजोन लेयर क्या करती है, ये ओजोन लेयर यूवी रेस को नहीं आने देती। तो वो ऊपर रह गई और इंफ्रारेड रेस को पास करने देती है। ठीक है? तो अब इंफ्रारेड रेस का हीटिंग इफेक्ट होता है, उस कारण से अर्थ जो है वो थोड़ी हीट अप हो जाती है। फिर बच्चों इंफ्रारेड डिटेक्टर्स आर यूज्ड इन अर्थ सैटेलाइट्स बोथ फॉर मिलिट्री पर्पसेस एंड टू ऑब्जर्व ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स।
तो अब तो आप सबने बहुत सारी मूवीज, बहुत सारी सीरीज में देखा होगा कि वो दिखाते नहीं थर्मल विजन गॉगल्स या कुछ, तो बेसिकली ऐसी गॉगल्स होती हैं उनमें कि वो गॉगल्स हीट को सेंस कर लेती हैं, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है आपको कि वहां पे कोई लिविंग पर्सन है। तो गॉगल से भी हो जाता है, सैटेलाइट से भी हो जाता है। ठीक है। फिर बच्चों नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, they also emit infrared and are widely used in remote controls of household electronic systems such as TV, video recorders, hi-fi systems, etc. तो ये बच्चों ये भी सबने ट्राई किया होगा कि जैसे आप अगर एसी का रिमोट लो या टीवी का रिमोट लो और उसका बटन प्रेस करके उसकी फोटो खींचो या वीडियो बनाओ मोबाइल से, तो रेड लाइट दिखती है। ये मत कहना कि ये ट्राई नहीं किया कभी। कमाल है। अभी करो, कोई भी रिमोट लो, टीवी का, एसी का, उसका बटन प्रेस करके वीडियो बनाओ। तो आपको एक लाइट दिखेगी, ठीक है, रेड से कलर की। तो बेसिकली दैट लाइट इज नथिंग बट इंफ्रारेड रे। तो मतलब जैसे जब हम कहते हैं कि हमने मोबाइल का बटन प्रेस किया तो उससे, सॉरी एसी के रिमोट पे कोई बटन प्रेस किया, उससे एसी में जो भी हुआ वो क्यों हो रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ कि मतलब मोबाइल से एक इंफ्रारेड रे गई एसी की तरफ। ठीक है। ये बच्चों आपको आइडिया होगा, ये आपकी क्लास में भी होता होगा, ये कई मोबाइल्स आते हैं जिनके अंदर इंफ्रारेड का लगा होता है, पोर्ट सा, कुछ सेंसर सा। तो वो भी यही सिस्टम है कि मतलब वो फिर मोबाइल फोन को आप रिमोट की तरह यूज कर सकते हो। तो उसमें भी यही है कि इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। इनफैक्ट बच्चों जब मोबाइल फोन्स मतलब इंडिया में आए थे रिसेंटली, मतलब आई बिलीव जो मोबाइल फोन्स इंडिया में आए थे वो आए थे करीब, मतलब अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ आपको, इन द ईयर 1997-98 इसके आसपास आए थे मोबाइल फोन्स। तो उस टाइम पे जो मोबाइल फोन्स आते थे वो बिल्कुल सिंपल नोकिया वाले, जिनमें मतलब ऑब्वियसली कोई टच वगैरह नहीं होता था और छोटा सा स्क्रीन होता था। तो उसके 4-5 साल तक भी, मतलब टिल 2003-2004 तब जो फोन्स आते थे उनमें इतना शुरू हो गया था कि
इनके कलर्ड स्क्रीन्स होने शुरू हो गए थे, ठीक है। और उस टाइम पे मतलब ये था कि हाँ, अगर आप फोन की मतलब रिंगटोन भी चेंज कर सकते हो तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो उस टाइम पे मतलब जो फोन्स ने मतलब नया फीचर निकाला था एट दैट टाइम, तब उन्होंने इंफ्रारेड पोर्ट डालना शुरू किया था, जो हाई एंड फोन्स थे सो कॉल्ड। तो वो इंफ्रारेड पोर्ट से क्या था कि अगर आप दो फोन्स को ऐसे बिल्कुल साइड बाय साइड रख दो सच दैट उनके जो इंफ्रारेड पोर्ट्स हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, तो आप डाटा ट्रांसफर कर सकते थे। एंड तब मतलब उस टाइम पे डाटा ट्रांसफर का मतलब ये था कि आप कोई मतलब बिल्कुल सिंपल कोई मतलब कोई 1 से 2 MB की कोई फोटो या कोई रिंगटोन ट्रांसफर कर सकते थे, जिसको 15 से 20 मिनट लगते थे। तो मतलब यहां से शुरू हुआ था कंसेप्ट ऑफ वायरलेस डाटा ट्रांसफर। इट वाज सो स्लो। तो उसके बाद बच्चों धीरे धीरे जाके इवॉल्व होता गया, मतलब फिर ब्लूटूथ आया, फिर ब्लूटूथ के अलग अलग वर्जन्स हैं 1 2 3 4 5, फिर वाईफाई आ गया, फिर NFC आ गया, राइट। तो वो सारे मतलब बाद में और इम्प्रूवमेंट्स होती रही। क्या स्नेक भी अपने प्रे को इंफ्रारेड रेस से देखता है? आई एम नॉट श्योर। स्नेक वाला मुझे कंफर्म नहीं पता। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बच्चों विजिबल लाइट। इसकी वेवलेंथ रेंज होती है एक छोटी सी 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका क्या यूज है ये तो हमें पता ही है। उससे अगला आता है बच्चों अल्ट्रावायलेट रेज। इनकी वेवलेंथ रेंज है 0.6 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर। तो अल्ट्रावायलेट रेज की जो वेवलेंथ होती है दैट इज स्मॉलर कंपेयर्ड टू विजिबल लाइट। तो ये जो वेवलेंथ है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बच्चों आपने बहुत बार सुना होगा, एक तो हमारे वाटर प्यूरिफायर्स में हम कहते हैं कि यूवी है। वाटर प्यूरिफायर्स में दो चीजें आती है ना, एक तो यूवी होता है, एक आरओ होता है ना। और भी बहुत जगह कहते हैं कि यूवी सैनिटाइजेशन कर दी। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट क्या है? अगेन बेसिकली क्योंकि ये जो यूवी रे है ये मॉलिक्यूल के साइज की है, ये इतनी छोटी है, तो ये मॉलिक्यूल के लेवल पे जाके जो कोई हार्मफुल मॉलिक्यूल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, तो जो आरओ के बाकी पार्ट्स हैं, बाकी सारे पार्ट्स में तो क्या होता है, आप अलग अलग तरीके की फिल्ट्रेशन कर रहे हो, राइट।
कि आपने कहीं पे छोटे होल्स डाले हैं, कहीं बड़े होल्स डाले हैं, उससे आप कह रहे हो कि वाटर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो रिमूव होती जा रही हैं। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, यूवी को। तो ये बहुत जगह ऐसा चलता भी है कि मतलब इसको अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन कहते हैं। तो मतलब वहां पे क्या करते हैं कि यूवी लाइट से पूरे रूम को एक बार मतलब पूरे रूम पे डाल दी, तो उस ऑर्डर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यस, ऑफ कोर्स यूवी लाइट को ये नहीं पता कि हार्मफुल कौन सा है और हेल्पफुल कौन सा है। तो वाटर के केस में प्रोबेबली ऐसा होता होगा कि वाटर के मॉलिक्यूल का साइज अलग होता होगा और हम जो यूवी लाइट यूज करते होंगे वो अलग साइज की करते होंगे। तो यूवी रेज में क्या कुछ आ जाता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर टैनिंग ऑफ ह्यूमन स्किन। तो used in laser for eye surgery, UV lamps are used in water purifiers. क्या यूवी रेज कोरोना वायरस के अगेंस्ट भी इफेक्टिव है? मुझे नहीं पता। ओके, अब उससे अगली आ जाती है बच्चों एक्स रेज। एक्स रेज की रेंज है फ्रॉम 10⁻⁻⁴ नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये फ्रीक्वेंसी रेंज हो गई। दे आर प्रोड्यूस्ड बाय bombardment of metal target by high energy electrons, ठीक है। डिटेक्शन इज यूजिंग फोटोग्राफिक फिल्म एंड गीगर ट्यूब्स। अब बच्चों एक्सरेज जो हैं उनकी वेवलेंथ और छोटी हो गई, यूवी के कंपैरिजन में भी छोटी हो गई, ठीक है। तो एक्सरेज का हम सबको पता है जो एक बेसिक यूज होता है। तो अब बच्चों क्योंकि एक्सरेज इतनी छोटी होती हैं, तो एक्सरेज की ये प्रॉपर्टी है कि जैसे हम कल बात कर रहे थे कि मैंने आपको बोला था ना कि नॉर्मल मोबाइल सिग्नल दीवार के आर पार नहीं हो सकता। तो एक्सरे जो है उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी है कि जो एटॉमिक लेवल पे आती है। तो यस, एक्सरेज जो है वो दीवार के आर पार हो सकती हैं, कि अगर आप एक रूम से एक्सरेज प्रोजेक्ट करोगे तो वो दीवार के क्रॉस करके दूसरे रूम तक पहुंच जाएंगी, वो दीवार के अंदर से निकल सकती हैं। तो ह्यूमन बॉडी के कंटेक्स्ट में क्या है, जो हमारी बोन्स होती हैं दे आर वेरी डेंस। तो जो एक्सरेज होती हैं वो हमारी स्किन को तो पेनिट्रेट कर लेती हैं बट बोन्स को नहीं पेनिट्रेट कर पाती, बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसलिए जब हमारी बॉडी के ऊपर एक्सरेज डलती हैं तो बोन्स की पिक्चर आ जाती है, क्योंकि वो बोन से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाती है एक्सरेज। ठीक है बच्चों, एंड आपको इससे ये भी आइडिया लग रहा होगा कि हम क्यों कहते हैं कि एक्सरेज आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, कि बहुत लिमिटेड एक्सपोजर ही होना चाहिए एक्सरेज को लेकर। क्योंकि जो इस ऑर्डर की वेव्स होती हैं, जो इतनी छोटी वेव्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। ठीक है,
आपने उसमें भी देखा होगा ना, मतलब अगेन कोई सीरीज में या कहीं पे एक्सरे विजन कहते हैं। तो एक्सरे विजन का यही होता है कि वो दीवार के आर पार भी दिख जाता है हमसे एक्सरे से। हाँ मतलब ऐसे कुछ नहीं होता एक्सरे से कभी कभी करवाने से, बट ओवरऑल मतलब लिमिटेड एक्सपोजर ही रखना होता है। तो उससे भी छोटी जो बच्चों वेवलेंथ हो जाती है दैट इज गामा रेज। गामा रेज का जो साइज होता है वो न्यूक्लियस के आसपास होता है। तो मतलब गामा रेज तो प्रैक्टिकली हर चीज को पेनिट्रेट कर ही जाएंगी, क्योंकि न्यूक्लियस से छोटा क्या होगा, ठीक है। तो गामा रेज को भी हम यूज करते हैं इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स, राइट। तो जो आपने सबने सुना होगा कि बेसिकली हम कहते हैं ना कि जब कैंसर का ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह जो होती है कि उससे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं कि बाल झड़ जाते हैं और भी बहुत कुछ, है ना। तो उसका रीजन यही है कि आप एक्सरे से करना तो मतलब जो हार्मफुल सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, बट इन द प्रोसेस दूसरे सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यस, गामा रेज जो होती हैं ये आपने बच्चों शायद केमिस्ट्री में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, ये इसको हम रेडियो एक्टिविटी में भी पढ़ते हैं। तो गामा रेज जो अल्फा बीटा गामा जो हम कहते हैं, तो गामा रेज जो होती हैं वो रेडियो एक्टिव डिके में आती हैं। तो बच्चों ये जो होते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है कि जब वो बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो उस टाइम पे जो उसने एनर्जी प्रोड्यूस की, हाई एनर्जी, उससे तो डैमेज होता ही होता है, ठीक है। बट जो रिएक्शन होता है, जिस रिएक्शन से वो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उस रिएक्शन के अंदर बहुत सारी गामा रेज भी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो these gamma rays are very very dangerous for humans, क्योंकि ये मतलब इतनी छोटी हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो ह्यूमन बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो मतलब आप सबने सुना होगा कि जैसे हिरोशिमा नागासाकी कि वहां पे मतलब अभी भी लोग मतलब बहुत सारी डिसेबिलिटीज के साथ हैं वहां पे, राइट। तो उसका रीजन यही है कि वो गामा रेज जो इतनी प्रोड्यूस हुई होंगी उस टाइम पे, मतलब उनका जो इफेक्ट है वो सॉर्ट ऑफ जेनेटिक इफेक्ट भी है, तो वो आगे जनरेशन टू जनरेशन भी फर्दर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ऑलराइट। तो बच्चों अगेन ये आपने देखा होगा कई मूवीज में या कहीं पे, तो जैसे जो जहां पे ये सब रिसर्च होती है रेडियो एक्टिविटी वगैरह से रिलेटेड, तो वहां पे भी बहुत ही ध्यान रखा जाता है कि मतलब ऑब्वियसली वहां पे कहीं ना कहीं तो गामा रेज वगैरह प्रोड्यूस हो रही होती हैं, तो वहां पे बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है कि ज्यादा एक्सपोजर ना हो जाए। इनफैक्ट वहां पे जो लोग काम करते हैं मतलब उन्होंने कोई जैकेट सी डाली होती है, उसके ऊपर ही एक स्क्रीन सा होता है कुछ,
जो स्क्रीन ये बताता रहता है कि भाई हाँ आपने मतलब कितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर ली, तो वो एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, अगर उस लिमिट पे आप आ जाओ तो यू हैव टू मतलब इमीडिएटली लीव दैट प्लेस, चाहे कुछ भी हो जाए. So it is very dangerous to work with these rays. ठीक है बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको? तो बच्चों आपको ना मतलब मैं वैसे तो सारा कुछ ही याद रखो तो सबसे अच्छी बात है, बट मतलब किस प्रायोरिटी में याद रखना है, मतलब वेवलेंथ रेंज और यूजेस तो पक्का ही याद रखने हैं हर केस में. ठीक है. फिर उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी रेंज. फ्रीक्वेंसी रेंज बच्चों वैसे आप ये भी सोच सकते हो कि वो तो आप अगर वेवलेंथ पता है तो उससे आप फ्रीक्वेंसी निकाल भी सकते हो, राइट. एंड फिर उससे नेक्स्ट है ये याद रखना, प्रोडक्शन डिटेक्शन. ठीक है. अब एक्चुअली है क्या, मतलब जो वैसे अपना सिलेबस है उसमें लिखा हुआ सिर्फ ये है कि ईएम वेव्स एंड देयर यूजेस, बट ये प्रोडक्शन डिटेक्शन जो है वो एनसीईआरटी में मेंशन्ड है. तो मतलब थोड़ा सा बॉर्डर लाइन टाइप्स केस है कि वो कहेंगे जब ईएम वेव्स लिखा है तो उसमें सारा कुछ ही आ गया. तो इसलिए मतलब याद रख लो तो सही है. क्वेश्चन अगर आएगा तो बिल्कुल सीधा ही आता है, मतलब मैच करने टाइप्स कि भाई इसका क्या यूज है एंड सो ऑन. यस, आता तो है ही है हर साल ईएम वेव से. इस बार का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था. एक्सक्यूज मी सर, यस. एक एक्स रेज वाला बताना. अगर आपने किसी मेटल को हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बम्बार्ड किया हाँ. तो उसमें से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, थोड़ी सी एनर्जी यूज हो जाएगी और उसके पास जितनी यूज हुई, जितनी डाली थी माइनस यूज हुई, उतनी एनर्जी होगी. एक्सरेज कैसे निकली? क्या वो मतलब, फिर नॉक, बोलो. मतलब मेटल था, हाँ. आपने इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम मतलब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम डाल दी, हाँ. वो किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देगा, हाँ. मतलब निकलवा देगा बाहर, तो उतनी एनर्जी नहीं. यूज हो जाएगी और एक कम नहीं. एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. नहीं, क्या होता है एक्स रेज में, क्या होता है कि जैसे जो आपकी अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक शेल्स होती हैं, एक्स रेज में हम ये चाहते हैं कि लोअर शेल्स में से कहीं ना कहीं से कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाए. तो जैसे मान लो पीछे से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, उसने इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, ये कोई इनर शेल है. तो अब जब ये इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो जो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसकी स्पेस ऑक्यूपाई करने के लिए रेडिएशन एमिट करते हैं. तो ये जो रेडिएशन है दैट इज एक्स रेज. ये इसी रेंज में लाई करती है रेडिएशन सारी. मतलब वो पर्टिकुलर मेटल आप यूज करते हो जिसके अंदर इस रेंज में लाई करे, ऐसा नहीं कि कोई भी मेटल ले लो, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स में होता है. ठीक.
ठीक है, बाकी यूजेस कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको अलग से कोई और यूजेस पढ़ने हैं, बस यही वाले यूजेस हैं जो करने हैं, जो यहाँ मेंशन है। मतलब ये सारे एनसीईआरटी वाले यहाँ पे कवर्ड हैं, तो और कुछ नहीं चाहिए आपको। ये एक रिसर्च टॉपिक है कि रेडियो वेव्स जो हैं वो ह्यूमन बॉडी को इफेक्ट करती हैं कि नहीं करती। आप सबने भी कई बार सुना होगा ना, जैसे लोग कहते हैं कि फोन को पास मत रखो ज्यादा, फोन को पास रख के सो मत, और ये सब की उससे रेडिएशंस निकलती हैं जो कि हार्मफुल हैं। तो वो सारा कुछ मतलब स्टिल इट इज नॉट प्रूव्ड कि ऐसा कुछ है। पेरेंट्स तो इसीलिए कहते होंगे है ना कि चल बहाने से फोन तो साइड पे करेंगे। जैसे ये तो र्यूमर ही है कि रात को रेडिएशन की पावर डबल हो जाती है। कई लोग ये कहते हैं कि जब फोन की बैटरी कम हो तब वो एक्स्ट्रा रेडिएशन प्रोड्यूस करने लग जाता है। तो ये सब तो मतलब कुछ कि चार्जिंग पे लगा के फोन नहीं सुनना चाहिए। हाँ, ये सब व्हाट्सएप थ्योरीज है। कोई नंबर था उसको, उसका फोन उठाओ तो फोन फट जाता है। सही। हाँ वही ना, जैसे वो मैंने सुना था कि भाई रात को फोन को सिर के पास नहीं रखना चाहिए, हार्ट के पास ही रखना चाहिए। यस। फोन से रेडिएशन कैसे निकलते? रेडिएशन तो यही है ना फोन फोन से, तो मतलब रेडियो वेव्स तो निकलेंगी ना फोन से, एंटर भी करेंगी और एग्जिट भी करेंगी। मतलब वो तो जनरल टावर से आ रहा है, वो तो सारे हाँ, घर में ही फैली होगी जितनी वो भी। तो आसपास भी है, तो फोन कुछ ऐसा अलग थोड़ी कर रहा है। दैट इज द होल पॉइंट, तभी तो मैं र्यूमर्स कह रहा हूँ। ब्लूटूथ वाली भी होती हैं, यस, तो उनसे तो आप सराउंडेड हो ही, मतलब ब्लूटूथ, माइक्रोवेव्स और बहुत सारी वेव से आप सराउंडेड हो। लेकिन रात को फोन फिर भी सर के पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब सुबह अलार्म बजता है तो वो अलग चीज होती है। बट वो तो आई बिलीव साउंड से रिलेटेड होगा ना कुछ। नहीं सर, वही है कि जब साइड में फोन रख के सोते तो सुबह अलार्म इतनी जोर से अच्छा। बजता है कि वो हाँ, अलग तरीका का पेन होता है। यस, वो उससे कुछ कुछ आजकल वैसे आए भी है ना कुछ सिस्टम्स की, मतलब जो अलार्म्स हैं वो सॉर्ट ऑफ ग्रेजुअल अलार्म्स होंगे, कि ऐसे एकदम धमाके वाला नहीं होगा। तो हाँ बच्चों, मतलब हम जैसे वी ऑल आर सराउंडेड विद सो मेनी रेडिएशंस, तो अगेन दीज आर थ्योरीज की कहते हैं कि वो इतनी सारी रेडिएशंस से भी स्ट्रेस इंड्यूस होता है। तो इनफैक्ट अभी आई एम नॉट वेरी श्योर कि इंडिया में आया कि नहीं, ये कई कंट्रीज में ना वो कुछ ऐसे प्रॉपर प्लेसेस हैं जहां पे जाके आप मतलब वो कोई सॉल्यूशन सा होता है, मतलब जैसे टब है उसके अंदर कोई सॉल्यूशन डाला होता है, एक बिल्कुल ही कोई आइसोलेटेड सा स्पेस है, तो कि मतलब यू आर सपोज टू लाई डाउन इन दैट टब, और मतलब वो इस तरीके से बना है कि वहां पे कोई रेडिएशंस एंटर नहीं कर सकती, वो जो भी लिक्विड है या पता नहीं क्या है, तो मैं उस टर्म का नाम भूल गया। तो वो इसलिए होता है कि मतलब हाँ कि आप
सारी रेडिएशन से बिल्कुल कट ऑफ हो जाओ। मैं आपको देख के बताऊंगा ये क्या होता है, क्या टर्म यूज करते हैं इसके लिए, मैं भूल गया। चलो कल से रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे। हाँ ठीक है बच्चों, अभी तो नहीं शुरू करते, फिर अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में फिर रे ऑप्टिक्स शुरू करेंगे हम, ठीक है। हाँ डिटॉक्स बात कुछ कहते हैं उसको, यस। नहीं नहीं नहीं, डिटॉक्स बात तो थोड़ा सिंपल हो गया कुछ उसी से ही रिलेटेड कुछ होता है वैसे। हाँ चलो ठीक है बच्चों, ओके देन बाय। वैसे तो अपना टाइम 11 बजे के आसपास है, मैं बाकी फिर भी एक बार मैसेज करूंगा आपको। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, वो डाउट क्लास का पूछना था कि कोई डाउट क्लास नहीं है आपकी? डाउट क्लास सैटरडे को रखनी पड़ेगी। सैटरडे को बता दो, कोई टाइम रख लेते हैं। सुबह रख लेते हैं, हाँ रख लो। 9 बजे वाले जो है 9:15 से। नहीं नहीं इतने सुबह नहीं, थोड़ा लेट बताओ, शाम का रखो कुछ। सर 10 बजे रख लेते हैं फिर। हाँ कुछ लोग शाम को कह रहे हैं, फ्राइडे रख लो अगर डाउट क्लास ही है वो। ओके सर। ठीक है चलो कल डिसाइड करते हैं, तो फिर उसका भी टाइम रख लेंगे डाउट क्लास। चलो ओके।